नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शनिवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बैठक को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले कि इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बैठक में विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक बैठक कल होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 7 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। आपको बताते चले कि माना जा रहा है कि शाह करीब 3 घंटे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगे। और इस पर बीजेपी मीडिया प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से कोई भी केंद्रीय नेता जब प्रदेश के प्रवास पर होते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता ही है और उसके अनेकों लाभ भी राज्य के कार्यकर्ताओं को मिलता है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कार्यकर्ताओं में उनके प्रति एक अलग सा लगाव है और उत्तराखंड के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में पहली बार 46,29,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार अभी तक 46,49,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बताते चले कि मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और एक दिन में चारधाम और हेमकुंड साहिब में 40,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और इस बार 22 अप्रैल से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से जो यात्रा का आगाज हुआ है, वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है क्योंकि तीसरी सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जहां पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थयात्रण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मायावती आश्रम में आ रहे हैं और इससे
कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन का विकास होगा। वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से खास लगाव है और उनके आने से यहां कई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुमाऊं क्षेत्र में 12 अक्टूबर को आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से यहाँ उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है। वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से 1845 करोड़ रुपए की मांग की थी और इस प्रस्ताव को एनडीएम ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी। वहीं आपको बताते चले कि अब गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी मिलने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया है। वहीं डॉक्टर सिन्हा के अनुसार इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी 91 करोड़ रुपए और बाकी 1754 करोड़ रुपए की 10% राशि का इंतजाम राज्य सरकार को करना है। शेष 1578 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार करेगी। बीते रोज जोशीमठ को लेकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है और जिसमें कि पीएमओ ने राज्य को जोशीमठ में पुनर्निर्माण पुनर्वास के लिए तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जोशीमठ में होने वाले कार्यों की निगरानी पीएमओ स्वयं करेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। सर, तो फिलहाल माफ कीजिए कि खबरें जो है लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड,
वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को देहरादून में होगा। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद सभागार में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की थीम पुलिसिंग इन अमृतकाल है और जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की संस्था पुलिस विकास एवं अनुसंधान ब्यूरो के तत्वाधान में आयोजित कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 अक्टूबर को राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं डीजीपी उत्तराखंड ने यह भी बताया कि पुलिस साइंस कांग्रेस में 6 विषयों पर प्रमुखता के साथ जो है वो रखा जाएगा और इसमें 5G युग में पुलिस व्यवस्था, नारकोटिक्स एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण, पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय और एनसीआरबी, आंतरिक सुरक्षा एवं सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग भी शामिल है। तो देहरादून में उत्तराखंड पुलिस बीपीआरएनडी के सहयोग से 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व ये आयोजन भोपाल में हुआ था और उससे पूर्व लखनऊ में हुआ था। तो ये 2 दिन के आयोजन का जो इनॉग्रल सेशन है उसको माननीय गृह मंत्री महोदय इसको शुभारंभ कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय 8 तारीख को जो है इसकी क्लोजिंग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 5 थीम लिए गए हैं। एक तो 5G इरा में पुलिस कैसे की जाती है, 5G की चुनौतियां। दूसरा है ड्रग्स की चुनौतियां। तीसरा है राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच में आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, समन्वय में आपसी समन्वय कैसे बढ़ाया जाए।
साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने ब्रिटेन के बाद अब दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट में 19,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का करार किया है। और साथ ही आपको बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, और जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रिटेन दौरे पर 12,500 करोड़ के MOU और बुधवार को अपने दिल्ली दौरे के निवेशकों से मुलाकात करते हुए 19,358 करोड़ के MOU को साइन किया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े उद्योग समूहों के साथ इन करारों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कई बड़े उद्योग समूह आगे आए हैं और जो राज्य में निवेश करना चाहते हैं। ऋषिकेश पहुंची महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ऋषिकेश में भाजपा सरकार को जमकर घेरा और युवा महिला विरोध सरकार कहा। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने अंकिता प्रकरण को लेकर भी सरकार को घेरा और आज तक सरकार ने ना ही CBI की जांच करवाई है और ना ही केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुन नहीं रही, बेरोजगार धरना कर रहे हैं और प्रदेश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, और इसी को देखते हुए उन्होंने गूंगी बहरी सरकार को जगाने और जनता को जगाने के लिए उन्हें अपना मुंडन करवाना पड़ा। जो हमारा बालों का मुंडन हम लोगों ने करा, मैंने और मेरी साथी शिवानी जी ने करा, वो एक चरम सीमा थी और हम लोगों को लग रहा था कि अब क्या करें, ऐसा क्या करें कि लोगों को भी और सरकार को भी, खासतौर पर सरकार को जगाएं और लोगों को याद दिलाएं कि आपकी जो प्रदेश की एक बेटी है अंकिता भंडारी, जिसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करी, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ उसे धकेलने की कोशिश करी और उसके मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। उसके लिए सरकार ने ना तो CBI के आदेश करें, ना ही वो केस आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और धीरे धीरे ये केस ठंडे रास्ते में डालने की तैयारी सरकार कर रही है। और जो हत्यारे थे वो हाईकोर्ट में अपील के लिए चलेंगे, ये एक डर है हम सब लोगों का। मुझे लगता है कि मेरा डर नहीं होगा, यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी उनका, हर माँ का ये दर्द होगा, हर माँ का ये डर होगा कि जब मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी तो क्या वो सुरक्षित वापस आ पाएगी, क्या ऐसी दरिंदगी किसी और महिला के साथ नहीं होगी। और जब लगा कि बहुत धरने करे, प्रदर्शन करे, SDM DM ऑफिस हर जगह घेराव करा, कोटद्वार करा, पौड़ी करा, मुख्यमंत्री सचिवालय सब जगह घेराव करे और लगा कोई सुन नहीं रहा। अब खबर सितारगंज से है, जहां झाड़िया आदि क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और जिसमें कि आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में मंडी परिसर में बैठक संपन्न हुई और इस दौरान राजस्व, वन, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता ने भी प्रतिभाग किया। वहीं बैठक में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने साइंटिफिक सर्वे के लिए संयुक्त टीम का गठन भी किया। टाइम से हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या चल रही है। शक्ति फार्म के अरविंद नगर जो 9 नंबर, 2.5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे गांव हैं, ये हर साल डूबते हैं बाढ़ की वजह से। और उसके साथ जो गोठा और गुरु नानक नगरी है, इन गांवों का भी बहुत नुकसान होता है। तो आज मैंने एक जिले की पूरे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, इसमें DM, फॉरेस्ट के हमारे DFO और हमारे सिंचाई के XCM सारे 3 रेवेन्यू की टीम थी और ये तय हुआ है कि 10 दिन के अंदर 20 तारीख से पहले ये सारा जॉइंट सर्वे किया जाएगा, जिसमें सारे विभागों की एक संयुक्त टीम रहेगी। उसमें जो गांव के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और 20 तारीख तक इस पूरे का जो समस्या का सर्वे DM को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद DM उसमें जो भी आदेश होगा नियम अनुसार आदेश करके उसका काम कराया जाएगा, ताकि जो अगली बरसात है उसके आने से पहले काम भी खत्म हो जाए और ये गाँव की हमेशा डूबने की समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर। यहाँ बरसात में काफी पानी भर जाता है और जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। दैवीय आपदा में प्रशासन को राहत सामग्री, पैसा बंटवाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री जी ने एक बैठक का जो निर्देश दिया था, उसी के क्रम में यहाँ
यहाँ के लोकल डीएफओ साहब, सीडीओ साहब और सिंचाई विभाग के अधिकारी सब इकट्ठा हुए थे और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण थे और ये बात तय हुई कि पहले सर्वे करा लिया जाए कि अगर कोई चैनलाइज करके दूसरे रास्ते से पानी का एक और निकासी करा दी जाएगी तो वहाँ पर वाटर लागत कम होगी। संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने गिरबान में झांके और उन्हें कांग्रेस पर बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन एक परिवार है, इसलिए बेहतर है कि बीजेपी अपने से मतलब रखे। करण महारा ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। वह अभी अपना कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए हैं और कांग्रेस के संगठन विस्तार की बात कर रहे हैं। अपने गिरेबान पे झाके, हमने उनके संगठन में कुछ नहीं कहा। संगठन तो हमारा परिवार का संगठन है ना, कांग्रेस का है, बीजेपी का। हमने उनके संगठन में तो कुछ नहीं कहा। उनकी तो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। लोगों तक चीजों को डिलीवर करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप पूरी कैबिनेट तो बना के दिखा दीजिए, हमारे कार्यकारिणी के गठन की छोड़ दीजिए। चंद्रनाथ दास जी के मरने से एक पद और खाली हो गया, 2-3 पद पहले से खाली है। पहले उनको बीजेपी भर ले, तब कांग्रेस के ऊपर बात करें। उधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता किच्छा के दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। चौक पर आयोजित सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेसियों ने कहा कि पंजाब सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन ने 8 वर्ष पूर्व निपट चुके मामूली विवाद में किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। किसान कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुखपाल सिंह खेरा जी और मौजूदा विधायक भी हैं, उनको 2015 में उनके ऊपर कोई केस लगा था और वो उसी समय बरी हो चुके थे। उसके बाद आज 8 साल के बाद पंजाब सरकार ने नए सिरे से उसका मुद्दा उठा करके उनको जेल में डाल दिया है और बिना वारंट, बिना समन के उनको घर से उठा करके उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया है और उनको जेल में बंद कर दिया है। ये सरासर नाजायज है और झूठ है। सभी किसानों में, किसान कांग्रेस में और सभी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा रोष है और आज हमने उनका पुतला, पंजाब सरकार का पुतला दहन किया है और सभी में बहुत ज्यादा रोष है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब से विधायक जी को जो है सरकार ने, वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज पंजाब सरकार का यहाँ पुतला दहन किया। और कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही हैं, जिसके विरोध में आज पुतला दहन कर सुखपाल सिंह खेरा जी की तत्काल रिहाई की मांग की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।